friends, we are discussing about the plateaus, highland and key features of the अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के पठार और उच्च भूमियों को पढ़ रहे हैं और अफ्रीका महाद्वीप को वैसे भी पठारों का महाद्वीप कहा जाता है और पठार हमारे जो है वो खनन महत्व के होते हैं, इसलिए इन पठारी भूमियों का हम लोग एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं जिससे कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएं और हम आसानी से पढ़ भी लें और उनको रिकॉल भी कर लें। तो इस आधार पर हम लोग कल बात दक्षिण अफ्रीका देश में थे और जहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट साइट या लोकेशन को ट्रेस किया था और उन पर नोट्स भी लिखे थे। साउथ अफ्रीका में यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये साउथ अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है। यहां हमने आपको जोहान्सबर्ग बताया और जोहान्सबर्ग के पास ही किम्बरली माइन बताई और किम्बरली जो माइन है वो डायमंड के लिए है, हीरे के लिए है और इसके जो दक्षिण पश्चिम की ओर जहां हम लोग चलते हैं वॉल और ऑरेंज रिवर के बीच का इलाका, अक्रॉस द वॉल ट्रांसवॉल क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ विट वाटर रैंड भी मिला। विट वाटर रैंड आप लोगों को याद हो गया होगा किसके लिए है, ये गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए, तो हीरे और सोने के लिए, और जोहान्सबर्ग कोयले के लिए। और यहीं जोहान्सबर्ग के ठीक नॉर्थ में प्रिटोरिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हमें दो राजधानियां मिलती हैं। एक तो सागर के किनारे केप टाउन दिखती है, ये केप टाउन मिलता है, और दूसरा इनलैंड लोकेशन वाला है, भूमि के अंदर उपस्थित है, इट्स नेम इज प्रिटोरिया। तो इसको लोग लेजिस्लेटिव कैपिटल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका लोकेटेड है, कहाँ, केप टाउन में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जहां से दक्षिण अफ्रीका की सरकार चलती है वो है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया जो है वो कोस्ट से दूर है और अगर हम इन सबको यहाँ पर देखें तो जो इम्पोर्टेंट टाउन है दक्षिण अफ्रीका के, जैसे डरबन, इट इज ऑल्सो पोर्ट, देन ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ एंड केप टाउन। इसी मैप पर अगर आप देखें तो ये जो कलर है बड़ा सा, ये साउथ अफ्रीका देश का है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का है, लेकिन इसके अंदर आपको ये दूसरा कलर दिख रहा है। इट मीन्स ये इसके अंदर एक देश है और इस देश का नाम है लेसोथो और यहीं से ये एक नदी देखो निकली है, इसका नाम वॉल है। और ये जो रिवर चल रही है इसको हम ब्लू वाटर से दिखा दें, मुख्य नदी, ये ऑरेंज रिवर है जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का बॉर्डर भी बना रही है। तो बॉर्डर को हम लोग रेड लाइन से शो कर दें। दिस इज द बॉर्डर मेड बाय रिवर ऑरेंज बिटवीन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। हम लोगों को जो कुछ एटलस पर दिख रहा है वही नोट करते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ अगर हम दक्षिण अफ्रीका में एक जोड़ना चाहें तो अब हम फिजिकल मैप पर जाएं तो और ज्यादा हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिल जाएंगी। ये रहा फिजिकल मैप और फिजिकल मैप पर कल हम लोगों ने डिटेल में कारू पढ़ा था और यहाँ ये जो रह गई हैं ड्रैकेन्सबर्ग। ये तो वस्तुतः हम लोग जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो प्राकृतिक विशेषता के आधार पर कोई नेचुरल फीचर देख रहे हैं। तो दिस इज द ड्रैकेन्सबर्ग हाईलैंड जो है, इसको नोट्स पर लिखते हैं। हेडिंग क्या लिखेंगे, ड्रैकेन्सबर्ग, ड्रैकेन्सबर्ग। तो ड्रैकेन्सबर्ग क्या है, एक प्राचीन उच्च भूमि है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी
पूर्वी तट पर स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग यह एक प्राचीन भूमि है इट इज an old highland जो अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण पूर्वी, थोड़ा दक्षिणतम है और पूर्वी तट पर स्थित है। लोकेटेड एट फार साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लेकिन इसके कई शिखर एक प्राचीन बलित पर्वत होने का प्रमाण देते हैं। इसके कई शिखर इस उच्च भूमि को प्राचीन पर्वत के रूप में प्रस्तुत करते। तो ये वस्तुतः है क्या? तो बहुत प्राचीन है, तो ये घिसपिट गई होगी मुख्य भूमि और बुढ़ी हो गई होगी, और फिर उसके बाद अगर इसके आसपास फॉल्टिंग या धसान हो जाए तो फिर ये रिजुविनेट हो जाएगी। इसलिए इसे एक पुनर्युवनित उच्च भूमि कहा जाता है। तो बट इट्स मैनी पीक announces it is an old range। तो हुआ क्या है? तो बीच की स्थिति है कि ये बुढ़ा तो है, लेकिन ये बुढ़ा, इस बुढ़े में, इस पुराने पर्वत में कुछ युवावस्था के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। स्टीपर स्लोप देखते हैं, अर्थात यह एक दोबारा युवा हुई पुनर्युवनित उच्च भूमि है। 10 इट इज अ rejuvenated, it is a rejuvenated highland। ये है। तो अब हमें फिजिकल मैप पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके शिखर का नाम क्या है। तो इट इज द माउंट नितिल याना। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु नितिल याना शिखर है। The highest point of
this mountain region is Mount Nittaliana। आप लोग इसकी हाइट भी नोट कर सकते हैं, कोई वैसे इसकी जरूरत नहीं है। तो 3482 और इसके ठीक ऊपर जो दूसरा जो पीक है माउंट ऑक्स सोर्सेस, तो ये मसेरू है और मसेरू से ये ठीक ईस्ट की ओर है। तो अगर हम पॉलिटिकल मैप पर चले जाएं तो दिस इज द मसेरू। तो अगर हम जस्ट ईस्ट की ओर आएंगे तो यहां हमें मिलेगा माउंट नितिलियाना। तो माउंट नितिलियाना इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ द लेसोथो। तो माउंट लितिनियाना लेसोथो देश के अंतर्गत आती है। फिर कंफर्म कर लें क्योंकि ये लैटिट्यूड दिख रहा है आपको और इसी लैटिट्यूड पर ये स्थित है ड्रैकेंसबर्ग में। तो अब पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बना वो ये बना कि जो माउंट नितिलियाना है यह लेसोथो देश में स्थित है। माउंट नितिलियाना लेसोथो देश में अवस्थित है। ये तो माउंट नितिलियाना is located into लेसोथो। ये लेसोथो देश में है। अब देखने में लगता है अब लेसोथो जो देश है ये चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा घिरा हुआ है। तो लेसोथो कंट्री is surrounded by the South Africa Republic from all the sides. लेसोथो देश ये देश के अंदर देश है, चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा घिरा हुआ है। इसलिए इसे अंतः अंदर बैठा हुआ, अंतः बैठे हुए को वेष्टित, तहा वेष्टित हिंदी में कहते हैं, सॉरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलर कंट्री या देश कहते हैं। इसे अंतः वेष्टित देश भी कहा जाता है। तो इसका जो टाइप हुआ वो इंसुलर स्टेट हुआ। तो लेसोथो is an insular state inside
साउथ अफ्रीका रिपब्लिक, तो यहां देश को स्टेट नाम दिया गया है। वो स्टेट हम लोग अपने यूपी बिहार के जैसे नहीं है, तो ये पूरी तरीके से यहाँ का ऑटोनोमस क्षेत्र है, इसकी अपनी अलग सरकार है। तो लेसोथो इज एन इंसुलर स्टेट इनसाइड द साउथ अफ्रीका रिपब्लिक। तो ये अंतःवेष्टित देश है, एज इट इज सराउंडेड बाय South Africa Republic from all sides। तो सभी ओर से ये दक्षिण अफ्रीका रिपब्लिक द्वारा घिरा हुआ है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द लेसोथो? तो लेसोथो कैपिटल इज द माशेरू। माशेरू दक्षिण अफ्रीका गणराज्य लेसोथो की राजधानी है। माशेरू लेसोथो की राजधानी है। तो इस तरह की राजधानियां आपसे प्रीलिम्स वगैरह में पूछी जाती है। Maseru is capital of लेसोथो। ये रहा, आप लोग फिजिकल मैप फिर देख लें। ये देखो, यहां मासेरू है, ड्रैकेंसबर्ग है। सो द ड्रैकेंसबर्ग इज डिवाइडेड इनटू द two country, South Africa Republic and this one the Lesotho। तो साउथ अफ्रीका रिपब्लिक और दक्षिण लेसोथो देश में यह ड्रैकेंसबर्ग की पहाड़ियां बटी हुई है। द हिल्स ऑफ ड्रैकेंसबर्ग की पहाड़ियां दक्षिण अफ्रीका गणराज्य तथा लेसोथो देश में बटी हुई है। ये है इसकी स्थिति। अब यहां पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और भ्रम उत्पन्न जब होता है तो वो क्वेश्चन करते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी बात आती है तो ड्रैकेंसबर्ग रेंज साउथ अफ्रीका रिपब्लिक, तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जहां भी ये छोटे पूरे या कुछ इस तरह के मैप पर साइट्स हैं जिनको देखने में धोखा हो जाता है, उन पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं जरा देखें। निम्नलिखित ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द following statements
Number one, Drakensberg hills are entirely located into South Africa Republic. ड्रैकेंसबर्ग पहाड़ियां पूर्णतः या पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्गत आती है। अब यही लगेगा कि सब कुछ सही है और जबकि इसी में गड़बड़ी है। दूसरा, द हाईएस्ट पॉइंट of Drakensberg is Mount Nitiliana। ड्रैकेंसबर्ग का सर्वोच्च बिंदु माउंट नितेलियाना है। थर्ड, माउंट नितेलियाना is located in South Africa Republic। Mount Nitiliana दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के या गणराज्य में अवस्थित है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। सही उत्तर कोड का चयन करें। अब लगेगा बहुत सिंपल पूछा गया है क्योंकि अभी अभी पढ़ा है इसको। करेक्ट आंसर कोड ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। केवल एक सही है। ओनली टू इज करेक्ट। केवल दो सही है।
1 and 2 both are correct. एक और दो दोनों सही हैं. One, two, three, all are correct. इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाता है. 1, 2, 3 सभी सही. तो अब आप पढ़ लें प्रश्न को और इसे सॉल्व कर लें. तो जो पहला स्टेटमेंट है, तो ड्रैकेंसबर्ग हिल्स आर एंटायरली लोकेटेड इनटू साउथ अफ्रीका रिपब्लिक. हम लोग अभी पढ़े हैं ये लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका रिपब्लिक में है. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ड्रैकेंसबर्ग इज माउंट नितलियाना. और ड्रैकेंसबर्ग का सर्वोच्च बिंदु माउंट नितलियाना है. ये सही है. माउंट नितलियाना इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका रिपब्लिक. ये भी गलत है. तो अब हम कहेंगे केवल दूसरे नंबर का वक्तव्य स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट. और जिन लोगों ने अपने प्री के लिए रट रखा है कि ड्रैकेंसबर्ग आएगा और दक्षिण अफ्रीका टिक कर देंगे, और कभी इंसुलर स्टेट जैसे कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऐसी पर्वत श्रेणी जिसमें कोई अंतःवेष्टित देश है, तो उस देश का नाम है लेसोथो. और ये जो हिल्स रीजन है, दिस हिली रीजन इज नोन एज ड्रैकेंसबर्ग. तो मेजर पार्ट ऑफ द ड्रैकेंसबर्ग लाइज इन द साउथ अफ्रीका रिपब्लिक. तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्गत ही ड्रैकेंसबर्ग का अधिकांश भाग आता है. तो इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच में कभी हम आपको देते रहेंगे, इससे समझ में आ जाए कि हमसे बीच में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. तो हम लोगों ने अब ड्रैकेंसबर्ग को भी बेहतर ढंग से पढ़ लिया. और देखा जाए अब जो हमारे हाईलैंड्स बचे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के हम उत्तरी पश्चिम की ओर चलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी के उत्तर में. तो जब हम गल्फ ऑफ गिनी के उत्तर में चलते हैं, तो यहाँ भी हमें काफी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां और ये सब मिलते हैं. अफ्रीका महाद्वीप के सभी भागों में हमें हाईलैंड्स दिखाई देते हैं, उच्च भूमियां. और हमने आपको बताया था कि जब उच्च भूमियां किनारे पर हों, तो उनके तट जो और कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे होते हैं, सकरे होते हैं. तो अगर हम यहाँ आ जाएं, तो दीज आर द अडामाबा माउंटेन्स. फिर और हम अगर बढ़ते हैं नॉर्थ की ओर, तो दैट इज द जोस प्लेट्यू, लोमा माउंटेन्स, फूटा जालान. कुछ लोग इसे फूटा दलान पढ़ लेते हैं. दालान पहले पुराने घरों में, कच्चे घरों में होता था. तो फूटा जालान. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ इसको मेंशन किया. तो किस किस को यहाँ आप मेंशन करना रह गया है बाकी, तो हम लोग गल्फ ऑफ गिनी पर आ जाएं, जिसके बारे में क्या बताया था हमने. जहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड दोनों एक दूसरे को काटते हैं. तो गल्फ ऑफ गिनी के अगर हम पास पहुंचते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो हमें हाईलैंड दिखती है, उसका नाम है अडामाबा माउंटेन. और यही माउंट कैमरून है, और कंट्री भी, देश भी यहाँ कैमरून होगा. ये यहाँ हमें अडामाबा मिलेंगे.
Adamawa. So now we can write down about the Adamawa. हम लोग अब अडामावा पर्वतों के बारे में लिखेंगे। अडामावा पर्वत। तो ये गिनी कोस्ट पर स्थित उच्च भूमि है जो कैमरून देश के अंतर्गत आती है। अडामावा माउंटेन्स। यह गिनी खाड़ी के तट पर स्थित उच्च भूमि है जो कैमरून देश के अंतर्गत आती है। So it is the highland located at the coast of Gulf of Guinea in Cameroon कंट्री। अब क्यों बताया इसको, इसके पीछे भी कोई खास रीजन होगा। तो हम लोग अपने मैप पर फिर पहुंच जाएं। तो अगर हम यहां देखें तो ये इक्वेटर है और समर में खासकर हम लोग मार्च की बात करते हैं तो मार्च से लेकर के यहाँ सनरेज फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर शिफ्ट होती हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है। इस लो प्रेशर जोन में अब इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज एंटर कर जाती है और जब ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ये चलती हैं हवाएं तो इन सभी उच्च भूमियों पर चढ़ती हुई बहुत अच्छी वर्षा करती है। लेकिन यहाँ जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो माउंट कैमरून है। तो माउंट कैमरून पर चढ़ते हुए ये अतिवृष्टि करती है एक्सेसिव रेनफॉल। तो जब यहाँ अतिवृष्टि हो जाती है तो इसलिए इतनी ज्यादा यहाँ वर्षा है कि दुनिया में अगर चेरापूंजी और मौसिनराम को छोड़ दिया जाए जो हमारे मेघालय हाईलैंड का दक्षिणी ढाल है, स्लोप है, तो उसको छोड़ दिया जाए, वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय के दक्षिणी ढाल पर जहां मौसिनराम और चेरापूंजी है। उसके बाद कहां होती है? इट इज द माउंट कैमरून। ये माउंट कैमरून है जहां पर इतनी अधिक वर्षा होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अडामावा माउंटेन इज माउंट कैमरून। अडामावा पर्वतों का सर्वोच्च बिंदु माउंट कैमरून है
जो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा तथा विश्व में वर्षा प्राप्त विश्व में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में दूसरे नंबर पर आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट तो अदामावा पर्वतों का सर्वोच्च बिंदु माउंट कैमरून है, जो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा तथा विश्व में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है। तो माउंट कैमरून is the highest point of Adamawa Mountains it receives highest rainfall in Africa continent, जो कैमरून माउंटेन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड सेकंड हाईएस्ट in the world. It is only next to Mawsynram in मेघालय। तो मेघालय के मौसनराम से और चेरापूंजी से ये कम वर्षा प्राप्त करता है, बाकी ये सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ वर्षा के लिए, अधिक वर्षा के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, ये सागर की तली है, ये कोस्ट है और ये पर्वत है। और इस तरीके से यहाँ जो गर्म जल है गल्फ ऑफ गिनी का, ये पवनों के साथ ऊपर चढ़ता है और जितना ऊपर उठेगा क्लाउड्स उतने ठंडे होंगे, और जितने ठंडे होंगे तो उपस्थित भाप कंडेंस होकर के नीचे गिरने लगती है। तो ओरोग्राफिक पर्वतीय ढाल पर होने वाली वर्षा का ये एक बढ़िया उदाहरण है। तो अगर हमने इसे कहा कौन सी खाड़ी है ये, तो दिस इज द गल्फ गिनी है, तो दिस इज व्हाट इट इज द माउंट कैमरून। ये तो यहां लगभग कितनी वर्षा हो जाती है, 1100 सेंटीमीटर पर ईयर, साल भर में यहां इतनी वर्षा हो जाती है।
लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं बना पाया दुनिया में, क्योंकि मौसनराम और चेरापूंजी के रिकॉर्ड 1300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। तो मौसनराम और चेरापूंजी की जो थोड़ी फिजियोग्राफी है वो यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि यहाँ पर से हमने कहा कि ये एक कोस्टल एरिया है, आगे बढ़े तो ये माउंटेन्स हैं, और यहाँ पर फिर ये माउंटेन्स हैं, और इधर भी माउंटेन्स हैं। ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं। इधर ये कोस्टल पार्ट है, तो बे ऑफ बंगाल की ओर से यहाँ का मॉइस्चर जब विंड के साथ मूव करता है तो इस वैली में तीन ओर पर्वतों से घिरता जाता है। तो यहाँ 3 साइड्स माउंटेन है, इसलिए यहाँ की जो एयर होती है जो आर वो अब्रप्टली राइज करती है ऊपर की ओर, और उतने ही यहाँ पर घने बादल बनते हैं। इसीलिए इन स्थानों पर उपस्थित मौसनराम और चेरापूंजी अतिवृष्टि प्राप्त करते हैं। तो वो तीन ओर पहाड़ियों से ये क्षेत्र घिरे हैं, मौसनराम और चेरापूंजी, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड वर्षा होती है, रिकॉर्ड हाईएस्ट रेनफॉल। लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो रेनफॉल दुनिया में है तो दैट इज एस्टिमेटेड एंड द मेजर्ड एट माउंट कैमरून, वो कैमरून पर्वत के सहारे है। तो इन दोनों के बीच में अब आपको थोड़ा अंतर क्लियर हो गया होगा, यानी कि पर्वतीय ढाल और जो फिजियोग्राफ होते हैं और पवन की दिशाएं, ये बहुत कुछ मदद कर देते हैं कि कहां पर वर्षा कम या ज्यादा होगी। खैर, इन सभी चीजों को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक एग्जाम्पल बताने के लिए ये सारी चीजें तब काम आएंगी, फिर हम आपसे पूछेंगे। तब तक इतना यहाँ नोट कर लिया। तो माउंट कैमरून की बात हो गई, की बात चल रही थी। अब हम लोग अगर इसकी ओर आ जाएं तो एक और हमें प्लेट्यू दिखाई देता है, जोस प्लेट्यू, जहां अबूजा है। तो अगर हम पॉलिटिकल मैप पर चले जाएं तो ये रहा जोस प्लेट्यू। कैसे जानेंगे अबूजा? तो अबूजा किस कंट्री में है? नाइजीरिया में। तो जोस प्लेट्यू किस में आ गए? ये नाइजीरिया में। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बहुत जो डीप जैसे फैक्ट जो लगते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो दिस इज द जोस प्लेट्यू, यही है जोस। चलिए नाउ कम टू द जोस प्लेट्यू। जोस पठार, ये है जोस पठार, JOS, जोस प्लेट्यू। यह नाइजीरिया देश में अवस्थित है। लोकेशन ध्यान रखनी है बस। लोकेटेड इन द नाइजीरिया। अब इतना लिख के आप फिर फिजिकल मैप पर पहुंच जाएं। मैप को हम थोड़ा डाउन साइज कर रहे हैं। यहां आ गए जोस प्लेट्यू, और ये इसका कोस्टल पार्ट है जो बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। लेकिन जैसे ही हम इससे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो रेनफॉल कम हो जाता है, और यहाँ बहुत कम हो जाता है। बहुत कम है तो डेजर्ट है, तो यहाँ कम है। तो अब ये तो बहुत ही गीला यानी वेट रीजन है, ह्यूमिड इलाका है। और अगर जहां बहुत कम वर्षा है तो ये एरिड इलाका है, शुष्क है, सहारा डेजर्ट है।
तो इन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है यही सेमी एरिड एरिया है और इसे साहेल कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? साहेल कहते हैं। तो जोस प्लेट्यू से ठीक उत्तर की ओर साहेल और जोस प्लेट्यू से ठीक दक्षिण की ओर गिनी का आर्द्र इलाका है। ये इसकी खासियत है। देख लें, जोस पठार से उत्तर की ओर साहेल क्षेत्र, ये बहुत पूछा जाता है साहेल क्षेत्र, अभी इसको भी समझाते हैं, तथा दक्षिण की ओर गिनी की आर्द्र यानी बहुत वर्षा और गर्मी का क्षेत्र, आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। तो ये लैंडमार्क हो गया। जोस प्लेट्यू is located as landmark of division between Sahel and गिनी क्लाइमेट। गिनी क्लाइमेट दुनिया में अपनी हीट और ह्यूमिडिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, यहाँ कीट जनित रोग और जल जनित रोगों की अधिकता होती है। साहेल एंड गिनी क्लाइमेट। और इसी जोस प्लेट्यू के दक्षिणी ढाल पर नाइजीरिया की अपनी कैपिटल है। जरा देखें, ये कौन सी ये कैपिटल होगी? जोस प्लेट्यू, दैट इज दिस अबूजा। Now come to the Nigeria and its capital is अबूजा। जो उस पठार के दक्षिणी ढाल पर नाइजीरिया की राजधानी अबूजा स्थित है। जो उस पठार के दक्षिण की ओर नाइजीरिया की राजधानी अबूजा स्थित है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि साहेल क्या है। तो साहेल गिनी तट की आर्द्र जलवायु और सहारा की शुष्क जलवायु के बीच उपस्थित एक अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है। तो साहेल ये बहुत पूछा जाता है, साहेल क्या है? ये शब्द आ गया। सहारा, साहेल, गिनी, ये तीन पट्टियां हैं। यानी अगर हम यहां ऐसे मैप बनाएं, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप का मैप। यहां हमने
इसको ले लिया, तो इस बेल्ट को बोलेंगे, येलो इस कलर से हमने घेर दिया है, दिस इज सहारा। ये एरिड है, शुष्क क्षेत्र है, ये बिल्कुल सूखा है। और अगर हम यहां आ जाएं, ये ग्रीन से ऐसे घेर दिया, ये गिनी है, तो गिनी, तो जो गिनी है ये बहुत ही वेट यानी कि गीला अर्थात ह्यूमिड यानी आर्द्र है। तो अब जो ये बच गया, ये बेल्ट बिटवीन दीज टू, तो इसके लिए जिस टर्म का प्रयोग करते हैं वो SAHEL, दिस इज साहेल। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर 3 इलाके मिल रहे हैं, सहारा, साहेल एंड गिनी। और इन तीनों इलाकों को आप लोग अपने फिजिकल मैप पर भी आसानी से देख सकते हैं। यहां आ जाए, तो इस फिजिकल मैप को थोड़ा हम क्लीन कर दें। This is the dry belt, सहारा, जिसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। आप दिखेगा आपको बड़ा सा सहारा। आप यहां आ जाएं साउथ में, तो ये जो हिस्से हैं ये यहां से ये इधर आ जाते हैं, ये तो गिनी की आर्द्र जलवायु है। अब जो बच गया इस ग्रीन लाइन से नॉर्थ की ओर, यही साहेल है। तो साहेल हम क्लियर कर दें, आपको कहां दिख रहा है, दिस इज SAHEL, यह अर्ध शुष्क इलाका है। दिस इज सेमी एरिड। एरिड मीन्स शुष्क, सेमी मीन्स आधा सूखा आधा गीला, सेमी एरिड, एंड दिस वन इज द एरिड। ये सभी शुष्क इलाके। तो उत्तर की ओर एयर प्लेट्यू वगैरह सब में आते हैं, शुष्क क्षेत्र में आते हैं, जबकि ये जोस प्लेट्यू सेमी एरिड में आता है। इट इज द लैंडमार्क डिवीजन। अबूजा से उत्तर की ओर साहिल और दक्षिण की ओर गिनी है। तो साहिल क्षेत्र क्या है, हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। साहिल अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी भाग का अर्ध शुष्क क्षेत्र है। Sahel is semi-arid region in
northern part of Africa, northern part of Africa. तो जो इसका जो क्लाइमेट है, it is almost more or less, not the almost, more or less similar to the savanna region of the Africa in the southern part of the continent. साहेल की जलवायु सवाना जलवायु से मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी सेमी एरिड है, वहां घास मिलती है, सवाना मिलती जुलती है. द क्लाइमेट ऑफ Sahel is more or less similar to the savanna of southern part of Africa. तो साहिल का विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में है, तो फिर सवाना का विस्तार दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में है. तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं, तो मिलती जुलती है. और ये अफ्रीका, तो सवाना कहाँ पर स्थित है बताया, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है. सवाना जलवायु अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है. तो इक्वेटर से उत्तर की ओर जो सेमी एरिड इलाका है वो साहेल, और इक्वेटर से जो दक्षिण की ओर सेमी एरिड इलाका है वो है सवाना. अब हम लोग नेक्स्ट हाईलैंड की ओर मूव करते हैं. तो यहां मूव कर रहे हैं, तो अब हमें कौन सा हाईलैंड दिखा, जो उस प्लेट्यू के बाद लोमा माउंटेन्स, लोमा माउंटेन्स. और लोमा माउंटेन्स को हम लोग अगर पॉलिटिकल मैप पर देखें तो ये कैपिटल है मोनरोविया, और मोनरोविया से हम उत्तर की ओर अगर यहां लोमा माउंटेन्स बैठा दें, ये है लोकेशन. तो लोमा माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ गिनी, गिनी देश में है. नेक्स्ट लोमा पर्वत. लोमा माउंटेन्स ये एटलस पर आपको देखते चलना है. अगर आप एटलस पर नहीं देख पा रहे होंगे, एटलस नहीं होगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. थोड़ा मदद कर दें कि बहुत से लोग रहते हैं जो एटलस का यूज नहीं करते और सोचते हैं सब कुछ ऐसे ही हो जाए. ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने यहाँ पर जो माउंटेन्स पढ़े वो अडामावा, यहाँ पढ़ा तो जोस प्लेट्यू,
अब हम यहां पर हैं, दीज आर द लोमा माउंटेन्स। तो ये हम लोगों ने कौन से पढ़ लिए? Adamawa, this is Jos Plateau, and this one is the Loma Mountain. Now clear? तो तीनों अगर हम क्रमशः तो LJA यानी कि लोमा, जोस, अडामावा, ये गिनी तट पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित, पश्चिम से पूर्व की ओर, या आप AJL कह लें तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम हो जाता है। यही गिनी कोस्ट है। दिस इज द गिनी कोस्ट। नाउ वी आर राइटिंग अबाउट द लोमा माउंटेन्स। हम लोग लोमा पर्वत की बात कर रहे हैं। तो लोमा किस देश में स्थित है? गिनी। यह है गिनी देश में स्थित है। ये कुछ लोग कह रहे होंगे कितना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो फिर एक बार सर्वे आपको करना पड़ेगा और इनको सबको सिर्फ आप पढ़ते जाइए, रिलेट करते जाइए और छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जो भी कंसेप्ट आगे आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट में ये एज ए एग्जाम्पल आपको अपने आप रिकॉल होंगे, जिससे कि जो बार बार आप गाइड से, कुंजियों से पढ़ते रहते हैं, आपकी उस समस्या का निराकरण हो जाए। तो लोमा माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ गिनी। Loma mountains are located in the Guinea। तो गिनी कंट्री में है। अब गिनी के नाम से खाड़ी भी है, गिनी के नाम से देश भी है। जरा पॉलिटिकल मैप पर जाएं तो एक तो आपको ये गिनी दिखाई पड़ा कंट्री। इसके बाद अगर हम जाएं तो यहां मिलेगा गिनी बिसाऊ, दिस इज बिसाऊ। फिर अगर यहां आ जाएं और देखें तो यहां मिलेगा इक्वेटोरियल गिनी। यानी इक्वेटोरियल गिनी से लेकर के अगर हम किनारे किनारे चल रहे हैं, ये सभी देशों के ये भूभाग जिस जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ये गिनी में है। तो यहाँ गिनी बिसाऊ से लेकर के इक्वेटोरियल गिनी तक का ये पूरा तट गिनी कोस्ट कहलाता है, और ये गिनी देश भी यहीं पर है। तो गिनी कंट्री अलग हो गया, गिनी कोस्ट अलग हो गया, इनके एरिया में अंतर है। मिल गया? तो अब इसके पॉलिटिकल मैप पर या आपने फिजिकल मैप पर नजर दौड़ाई थी ये, तो ये रहे लोमा माउंटेन्स। अब इन लोमा माउंटेन से कोई खास बात होगी वो आपको ट्रेस करनी पड़ेगी, और ये खास बात है यहां से निकलने वाली नदी यहां पहुंची बैमाको, और ये मैसिनो स्वाम दलदल से गुजरती हुई ये नाइजर रिवर है, नियामे पहुंची, और नियामे से यहाँ अबूजा के जस्ट बगल से निकलते हुए अब ये गल्फ में आकर गिरती है। तो इस तरीके से ये हमें नाइजर रिवर मिली। तो लिख ले, लोमा पर्वत से नाइजर नदी का उद्गम होता है। तो यहां से जो रिवर चलती है, दिस इज द नाइजर रिवर, ये याद रखना है।
लोमा पर्वत से नाइजर नदी का उद्गम होता है। The river Loma originates from the river Niger, river Niger originates from the Loma mountains. अब अगर हम इस रिवर को देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किन देशों से होकर के ये रिवर गुजरती है। तो फ्रेश मैप यहां लगा देते हैं, फिर इसको ट्रेस करते हैं। तो नाउ यू कैन ट्रेस दिस वन। तो ये शुरू हुई गिनी से और बैमाको पहुंची, द कैपिटल ऑफ माली। देन द रिवर इज मूविंग फर्दर नॉर्थवर्ड। नाउ इट टर्न्स टू साउथ एंड एंटर इनटू नाइजर, मेक्स द बॉर्डर बिटवीन द नाइजर एंड बेनिन। और नाइजर बेनिन के बाद अब ये रिवर फिर नाइजीरिया में आ गई और ये यहाँ पोर्ट हरकोर्ट के पास गल्फ ऑफ गिनी में गिर गई। तो कितने देशों को इसने क्रॉस किया है? गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया, एंड इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन बेनिन एंड नाइजर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका। तो पश्चिमी अफ्रीका के में यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो गिनी क्षेत्र से निकल करके साहेल को पानी देते हुए पुनः लौट करके गिनी में आ जाती है। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की महत्वपूर्ण अपवाह है, यानी नदी है, जो गिनी से माली और माली से गिनी से माली, माली से नाइजर देश, नाइजर देश से नाइजीरिया, पहुंचती है। तथा गिनी खाड़ी में गिरती है। ये है तो नाइजर रिवर is a significant drainage in the western part of Africa
और वेस्टर्न पार्ट ड्राई होते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इट कम्स फ्रॉम गिनी टू माली टू नाइजर टू Nigeria and falls into Gulf of Guinea। तो लगभग ये जिस अक्षांश से चलती है, जिस इक्वेटोरियल क्लाइमेट से चलती है, और उसी इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ही ये समाप्त हो जाती है, जबकि यह अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों को पार करके आती है। तो ये नदी की विशेषता है नाइजर की, क्योंकि गिनी को हमने बताया ह्यूमिड क्लाइमेट है गिनी कोस्ट, और साहेल से होकर आई, तो ये साहेल को गिनी से जाकर के साहेल को जल देती है, और फिर साहेल से वापस पुनः गिनी की ओर आ जाती है। यानी अगर हम इस जलवायु की बात करें तो ये रहा गिनी क्षेत्र, और यहां हो गया साहेल, और यहां हो गया ये गिनी कोस्ट। ये रीजन हो गए। तो अब हम अगर इस रिवर को शो करना चाहें तो ये रिवर ऐसे बहती है। तो पहले ये आर्द्र जलवायु से, ह्यूमिड से, साहेल मीन्स सेमी एरिड में जाती है, अर्ध शुष्क में जाती है, और फिर लौट करके ये ह्यूमिड में आ जाती है। तो इसका क्रम क्या है रिवर का? ह्यूमिड टू सेमी एरिड, सेमी एरिड टू ह्यूमिड, ये, और यहां ये महासागरीय जल है, जिसे हम लोग गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं मोटे तौर पर। गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं। ये जो कोस्ट लाइन थी वो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो गल्फ ऑफ गिनी, ये ह्यूमिड क्लाइमेट, और ये जो रिवर जो जिसको शो किया है, दिस इज द रिवर नाइजर। और नाइजर रिवर के बेस पर अब इसी पर अगर हम लोग देखें तो यहां हमें कैपिटल दिखाई पड़ रही है। यू कैन ट्रेस वन कैपिटल, दैट इज द बैमाको। दिस वन, द बैमाको of the Mali, and Niger की capital Niamey, and here we can trace the Niamey, and this is the Bamako। नोट कर सकते हैं। तो ये नदी जो है जहां हम लोग नोट कर रहे थे कि ये इन देशों से गुजरती है। तो नाइजर रिवर मेक्स द बॉर्डर ऑफ द कंट्री बेनिन एंड नाइजर। नाइजर नदी बेनिन तथा नाइजर देशों की सीमा बनाती है। ये भी बहुत पूछ लेते हैं कभी कभार। द रिवर नाइजर मेक्स the border between
बेनिन एंड नाइजर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द बैमाको द कैपिटल ऑफ माली एंड नियामे, द कैपिटल ऑफ नाइजर are located at the bank of river नाइजर। ये है। अब नाइजर जो वैली है उसमें अगर हम बात करें तो फिर आपको अबूजा भी मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? अबूजा। लेकिन ये नदी से थोड़ा दूर है, लेकिन नदी घाटी में आता है। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, माली की राजधानी बमाको तथा नाइजर की राजधानी नियामे नाइजर नदी तट पर स्थित जबकि नाइजीरिया की कैपिटल नाइजीरिया की राजधानी अबूजा नदी घाटी में स्थित है, नदी से थोड़ा दूर है। तो कहीं कहीं तीन राजधानियां आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट दो हैं रिवर बैंक पर और एक नदी के से थोड़ी दूरी पर है, नदी घाटी में स्थित है। तो अगर जनरली लिख दिया जाए इनटू नाइजर रिवर वैली तो 3 कैपिटल, एट द बैंक ऑफ रिवर नाइजर द 2 कैपिटल, while Abuja the capital of Nigeria is located in the valley of नाइजर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब हम इसको सिंपल करके समझाएं, जैसे ये रिवर वैली है, अब इसमें ये रिवर ऐसे बह रही है, तो यहां हमने कहा कि मान लो बैमाको है तो यहां नियामे है, लेकिन अबूजा यहां है, तो है इसी वैली में ही, इसी लोलाइंग वैली में ही है। दिस इज रिवर वैली। तो रिवर वैली में ये 3 हैं। तो नाइजर रिवर वैली हैव द 3 कैपिटल्स। नाइजर नदी घाटी में 3 राजधानियां हैं, 3 राजधानियां। जबकि
नदी तट पर दो ही हैं, तो नाइजर रिवर वैली अगर पूछा जाए तो तट भी वैली में ही आता है। 3 कैपिटल्स, वाइल रिवर बैंक बिल्कुल नदी के किनारे, ओनली 2 कैपिटल्स ये है। और इसके मुहाने पर पोर्ट हारकोर्ट है। तो एट द माउथ ऑफ द रिवर नाइजर, नदी मुहाना, यानी नदी मुहाने पर ही क्या होता है, डेल्टा। तो नदी मुहाने पर, नाइजर नदी मुहाने पर यानी डेल्टा पर पोर्ट हारकोर्ट स्थित है। पोर्ट हारकोर्ट स्थित है। पोर्ट हारकोर्ट located at the mouth of river Niger। ये है रिवर नाइजर, और माउथ पर यहां क्या उपस्थित है, ये डेल्टा। तो जरा फिजिकल मैप पर देखें, इसे बड़ा कर दें, ये रहा डेल्टा इसका। और इसी डेल्टा पर अब आप पॉलिटिकल मैप पर चले जाएं, दिस वन, दिस इज द पोर्ट हारकोर्ट, यही है HARCOURT, पोर्ट हारकोर्ट। और ये जो डेल्टा कोस्ट है यहां, इसको यहां कॉलोनियल पीरियड में, औपनिवेशिक काल में यहां से दासों का व्यापार होता था, स्लेव ट्रेड वॉज प्रैक्टिसाइज्ड। तो यहां दास व्यापार किया जाता था, इसलिए इस तट को, नाइजीरिया कोस्ट को स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है। नाइजीरिया देश के तट को स्लेव कोस्ट भी कहा जाता है। कभी कभार लिटरेचर में इसका नाम पढ़ने को आ जाता है, स्लेव कोस्ट, क्योंकि औपनिवेशिक काल में यहां से दास व्यापार, स्लेव ट्रेड किया जाता था। यहां दासों को खरीदा जाता था, स्लेव ट्रेड किया जाता था। द कोस्ट ऑफ नाइजीरिया called slave coast, as slave trade was practiced there in the colonial time।
कॉलोनियल टाइम पीरियड में यहाँ पर स्लेव ट्रेड होता था। अब इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे दुनिया के अन्य औपनिवेशिक क्षेत्रों से यूरोपियंस वहां के संसाधनों को, खासकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते थे, तो अफ्रीका से भी ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता था। तो इसमें अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखें तो यहाँ घाना आ जाते हैं, तो घाना से गोल्ड जाता था और यहां से हाथीदांत आइवरी कोस्ट से, आज भी इसको कोटे डी आइवोर कहते हैं, यहां से आइवरी यानी कि हाथीदांत जाता था और ये यहां से ग्रेन्स जाते थे। तो इसीलिए लाइबेरिया कोस्ट को ग्रेन कोस्ट और कोटे डी आइवोर को आइवरी कोस्ट आज भी बहुत लोग बोलते हैं, और घाना कोस्ट को गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया कोस्ट को स्लेव कोस्ट नाम दिया गया है। तो इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल पीरियड वी कैन फाइंड द नेम, डिफरेंट नेम फॉर द डिफरेंट कोस्ट, वो डिफरेंट कोस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्री। तो अलग अलग देशों के तटों पर हमें यहाँ पर औपनिवेशिक काल का इतिहास पढ़ने पर अलग अलग नाम मिलते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसे नोट किया जाए। औपनिवेशिक काल के, कहां का औपनिवेशिक काल? अफ्रीका का। अफ्रीका के औपनिवेशिक काल के इतिहास में क्या क्या बताया हमने? स्लेव कोस्ट, बराबर नाइजीरिया तट, ये कहा गया। तो इन द हिस्ट्री ऑफ द colonial time, history of colonial time, तो स्लेव कोस्ट SLAVECOAST इक्वल टू द नाइजीरिया कोस्ट। And Gold Coast that is Ghana coast, ये घाना देश का तट है, घाना कोस्ट। आइवरी कोस्ट, आइवरी हाथीदांत को कहते हैं, तो ये कॉट, आज भी वही फ्रेंच में नाम है, कॉट डी आइवोर इस देश का यही ऑफिशियल नाम है। तो इसीलिए पॉपुलरली इंग्लिश में इसे हम आइवरी कोस्ट कहते हैं। कॉट डी आइवोर ये देश का नाम हो गया। देन ग्रेन कोस्ट, दैट इज लाइबेरिया, जिसकी कैपिटल मोनरोविया है, ये लाइबेरिया तट है। ग्रेन GRAI, Liberia coast. So these are the different name of the coastal belt of the
गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट, तो गल्फ ऑफ गिनी तट के ये कई अलग अलग नाम हैं और आपसे ये सुमेलित करने के लिए पूछ लेते हैं। अब हम इसी रीजन में रहते हैं, जरा थोड़ा सा और पश्चिम की ओर खिसकते हैं तो हमें और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। दैट्स नेम इज द फूटा जालान। फूटा जालान। नाउ कम टू द फूटा जालान। कुछ लोग फूटा दलान भी पढ़ लेते हैं। फूटा डी साइलेंट कर देते हैं, जालान, और कुछ लोग डी को पढ़ देते हैं, फूटा जालान। तो फूटा जालान को अगर आप लोकेट करें तो दैट इज द कोनाक्री, द कैपिटल ऑफ द गिनी। तो नाउ वी कैन ट्रेस ऑन द पॉलिटिकल मैप Conakry, and this one is the Futa Jalan. So Futa Jalan is also located in the country of Guinea. यह गिनी देश में स्थित है और गिनी में ही आपको कौन सा आइलैंड दिखा था? लोमा माउंटेन। गिनी देश में अवस्थित है। Located in the Guinea country, गिनी देश में हो गया। हम लोग फिर मैप को देखते हैं। यही फिजिकल मैप है और फिजिकल जो मैप है अफ्रीका का, तो फूटा जालान से अब आपको रिवर दिखाई देगी, ये दौड़ती हुई। इट्स नेम इज द गाम्बिया रिवर, द गैम्बिया। और दूसरा इसके और उत्तरी स्लोप से जो नदी जा रही है, ये वाटर बटोरते हुए, दिस इज द सेनेगल, सेनेगल। तो लोमा और फूटा जालान दोनों के ढलानों से जो वाटर कलेक्ट करती है वो है सेनेगल रिवर, और फूटा जालान से गैम्बिया रिवर। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, लिख लें। फूटा जालान से गैम्बिया रिवर बहुत चर्चा में रहता है। ये गैम्बिया देश, गैम्बिया नदी पश्चिम की ओर निकलती है। देखना है एक बार आपको पूरा वर्ल्ड मैप, इसलिए क्योंकि जब भी कोई करंट अफेयर्स में कहीं भी आप नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो उस देश के इस फिजिकल फीचर्स को, खासकर जो हम आपको इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर बता रहे हैं, इनको जरूर देख लेना। अगर ये कहीं जुड़ गए, अखबार में किसी कारण से आ गए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो इट इज अ वेरी एलिमेंट्री वर्क, मीन्स द अल्फाबेट ऑफ द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी फॉर द सिविल सर्विसेज। इसीलिए सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए ये मैप का अध्ययन एक एबीसीडी की तरह होता है। इट इज नॉट द फाइनल, और इसको रटा नहीं जाता, सिर्फ यूज किया जाता है। और यूज करते करते बार बार जगह जगह का पढ़ते पढ़ते हमें जो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ते हुए ये याद होता है। तो फूटा जालान से गैम्बिया नदी पश्चिम की ओर निकलती है। तो जरा आप पॉलिटिकल मैप पर देखें इन्हीं रिवर को, तो ये जो रिवर गई है, दिस इज द गैम्बिया, ये, और ये गैम्बिया रिवर जहां पहुंच रही है, तो सेनेगल देश में यहां पर एक ब्राउन कलर का ये कंट्री दिख रहा होगा, और यही नदी की जो निचली द्रोणी है,
इसी में ये गैम्बिया देश स्थित है। तो इन द लोअर बेसिन ऑफ द रिवर गैम्बिया द स्मॉल कंट्री ऑफ गैम्बिया इज लोकेटेड दैट इज सराउंडेड बाय द सेनेगल फ्रॉम 3 साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसीलिए यहाँ पर आपसी संघर्ष बहुत ज्यादा है। गैम्बिया एक बहुत छोटा सा देश है और देश के क्षेत्रफल की तुलना में इसके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पेरेंट कंट्री है सेनेगल, वो काफी लंबे हैं और गरीब देश है। इसलिए इस देश को अपनी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा का जो सुरक्षा भार है वो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ देशों के जो अपने रक्षा सूचकांक हैं, अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें, जो डिफेंस कॉफिशिएंट हैं, दे आर टू हायर एंड बिगर टू बी सस्टेन्ड बाय द इकोनॉमी। तो बहुत से ऐसे देशों के जो रक्षा भार है वो उनकी अर्थव्यवस्था के द्वारा नहीं साधा जा सकता, और इसके ऊपर से ये गरीब और पिछड़े देश भी हैं। तो जिनके पास यहाँ क्षेत्रफल कम है लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत लंबे हैं। और देखा जाए तो ये सांस्कृतिक अलगाव और जो विश्व राजनीति है, खासकर संसाधनों के दोहन के आधार पर इन्हें क्रिएट किया जाता है। इसलिए दुनिया के बड़े और सशक्त देश किसी एक संसाधन क्षेत्र को, छोटे से इलाके को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं, क्योंकि उस इंडिपेंडेंट कंट्री को जब हम किसी बड़े कंट्री से काटेंगे तो फिर उसके इंटरनेशनल बॉर्डर लंबे हो जाते हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर लंबे हो गए तो उनकी सुरक्षा वो स्वयं करें या उसका भार वो किसी अपने मास्टर फ्रेंड को, ऐसा मित्र जो स्वामी की तरह व्यवहार करता है, मास्टर फ्रेंड को सौंप देते हैं। और दैट इज द कॉलोनियल ट्रेंड इन डिस्गाइज। और एक तरीके से ये भी एक औपनिवेशिक पद्धति है, बदले हुए रूप में, वर्तमान स्वरूप में। तो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये मैप और बॉर्डर वहां चर्चा करने के लिए बड़ा मजबूत संबल दे देते हैं। और ये देश, छोटे छोटे देश, गिनी बिसाऊ, सेनेगल और गैम्बिया। तो गैम्बिया हियर इज अ वेरी स्मॉल कंट्री and its territory is confined into the lower basin of the river Gambia. It is important. तो गैम्बिया एक छोटा देश है, हम लोग इसे लिख लें। गैम्बिया देश, तो गैम्बिया नदी भी है और गैम्बिया देश भी है। तो गैम्बिया देश इसी नदी की निचली द्रोणी का क्या होती है, जब वो नदी सागर में मिल रही हो, नदी की निचली द्रोणी में स्थित एक सकरा क्षेत्र है। Gambia country is a narrow belt along the river into lower basin तो मोस्ट ऑफ जो बॉर्डर है, 3 ओर से गैम्बिया सेनेगल के द्वारा घिरा हुआ है। गैम्बिया तीन ओर से सेनेगल द्वारा घिरा हुआ है।
Gambia is surrounded by Gambia country is surrounded by Senegal by three sides. थोड़ा सा खुला है सागर की ओर, बट इट इज ओपन फॉर द सी नेविगेशन. तो इसके सरवाइव करने के लिए यही एक सबसे अच्छा कारण है कि ये पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है. अब हम लोग दूसरी रिवर देख रहे हैं सेनेगल. तो ये लोमा माउंटेन और फूटा जालान के उत्तरी ढाल से निकलती है. लिख लें, सेनेगल नदी फूटा जालान तथा लोमा पर्वत की उच्च भूमि के उत्तरी ढाल से निकलती है. The river Senegal arises from the northern slope of the highland of Futa, Zalan, and Loma mountains. The river flows for the west. यह नदी भी पश्चिम की ओर बहती है. अटलांटिक में गिरेगी, पश्चिम की ओर बहती है. तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है, गैम्बिया नदी की तरह. The river Senegal flows for the west to fall in Atlantic Ocean. अफ्रीका महाद्वीप की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती है. तो अब हम लोग इसको भी जरा मैप पर देखें, पॉलिटिकल मैप पर सेनेगल रिवर को. तो दिस इज द रिवर सेनेगल. ये रिवर गई, और ये बॉर्डर बनाती है सेनेगल रिवर बिटवीन सेनेगल एंड मॉरिटानिया. इधर सेनेगल देश है, इधर मॉरिटानिया है. लिख ले, सेनेगल नदी मॉरिटानिया तथा सेनेगल की सीमा बनाती है तथा सेनेगल देश की सीमा बनाती है. तो सेनेगल देश सेनेगल नदी के द्वारा मॉरिटानिया से अलग हो जाता है.
river Senegal makes the border between Mauritania and सेनेगल कंट्री, सेनेगल देश के बीच ये सीमा बनाती है। ये है। अब अगर हम इसी मैप से और नॉर्थ की ओर बढ़ जाएं तो हमें अब ये सहारा डेजर्ट है, सूखा इलाका है, इसीलिए कोई एफिशिएंट ड्रेनेज या नदी हमें दिखाई नहीं देती। तो फिर भूमध्य सागर में आने के लिए यहाँ हमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगर हम पार कर गए तो यूरोप पहुंच जाएंगे। तो कल का जो हम लोगों का टॉपिक होगा, द नेक्स्ट टॉपिक इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द यूरोप, यूरोप महाद्वीप की भौतिक आकृतियां एवं विशेषताएं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ द यूरोप। फॉर टुडे इट इज ओवर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।